नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर। निकाय में नामांकन वापसी का आखिरी दिन है आज। नाराज नेताओं को मनाने का आखिरी दिन है। भाजपा और कांग्रेस कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने दी है बागियों को चेतावनी। बागियों ने निकायों में अलग अलग जगह लिए हैं नामांकन। बागियों को मनाना पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेताओं को मनाकर नामांकन वापसी पर पार्टियों का जोर है। पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा पार्षद प्रत्याशियों ने की है पार्टी से बगावत। तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, वहीं बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं। और ऐसे में अब भाजपा ने बागियों को चेतावनी दे डाली है, अल्टीमेटम दिया है और आज नामांकन का वापस करने का आज आखिरी तारीख, आखिरी दिन। ऐसे में बागियों को मनाने की कवायद भी दोनों ही दल में शुरू हो चुकी है। नाराज नेताओं को मनाने का आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने बागियों को चेतावनी भी दे डाली है। तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और जिनको टिकट नहीं मिला है उनके लिए ये पल बेहद आक्रोशित। और इस पल में भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता आक्रोशित है। कांग्रेस पार्टी में भी बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में आज अंतिम दिन है कि जब पार्टियां अपने लोगों को मना सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, किस तरीके की हलचल आप अभी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर ये नामांकन वापसी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन है जब आप ये कह सकते हैं कि बागियों को मना सकते हैं। जो इस निकाय चुनाव में पार्टियों के लिए सिरदर्द यहाँ पर बने हुए उनको मनाकर उनके नाम वापसी यहाँ पर करा सकता है, ताकि आगामी दिनों में जो निकाय चुनाव की जो रणनीति है उस रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम सियासी दल कर सके। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा चिंता का विषय ये है, क्योंकि कई नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें ऐसे हैं जहां पर दोनों ही दलों के लिए जो बागी जो उम्मीदवार हैं वो इस समय टेंशन यहाँ पर चिंता का विषय यहाँ पर बने हुए हैं। इसलिए उन सभी उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज इनके नाम वापसी का अंतिम दिन है। पार्टी यही प्रयास कर रही है कि जो जितने बागी इस समय चुनाव मैदान में उतरे हैं उनके नाम, उनको मनाने का काम यहाँ पर किया जा सके, उनके नाम वापसी यहाँ पर ले जा सके। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का समय आगे गुजरेगा, अगर ये नाम वापस नहीं लेते तो फिर दोनों ही दलों को अपनी जो चुनाव की रणनीति है उसको बदलने का काम यहाँ पर करना पड़ेगा। मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और ऐसे में कोई भी आदमी भी यहाँ पे कह सकता है कि सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति में असफल यहाँ पर साबित हो सकता है। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ घंटे ये कह सकते हैं कि आगामी जो कुछ घंटे हैं आज के, उन घंटों में बागियों को मनाने का काम यहाँ पर पार्टी कर सकती है। इस समय कह सकते हैं कि पार्टी ने जिनको डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी यहाँ पर दी, जैसे अगर हम सत्ताधारी दल बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की जो पूरी जिम्मेदारी वो विधायकों और सांसदों के जिम्मे यहाँ पर सौंपी है। पार्टी के संगठन के कुछ वरिष्ठ नेता जरूर इस काम में उनकी मदद यहाँ पर कर रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि इस निकाय चुनाव में जो बागी होते हैं उनको मनाने का काम यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा बीजेपी ने जो सबसे बड़ा ऐलान यहाँ पर किया, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर एक ऐलान यहाँ पर किया, नसीहत इन बागियों को यहाँ पर दी कि अगर वो चुनाव में स्वयं नहीं हटते तो फिर पार्टी संगठन की तरफ से उनको हटाने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा। अगर समय रहते वो अपने नाम वापस नहीं लेते हैं, पार्टी के हित में काम नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल की जो जिम्मेदारी है स्वयं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने यहाँ पर संभाली है। क्योंकि पार्टी के ये कह सकते हैं कि चाहे आपके पिथौरागढ़ की सीट हो, टिहरी की सीट हो, आपके पौड़ी की सीट हो, इन जगहों पर पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द यहाँ पर जो बागी उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर बने हुए, तो उनको मनाने का सिलसिला भी यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जिन लोगों को टिकट नहीं मिले हैं, जिन्होंने दावेदारी नहीं करी लेकिन इस समय अपने घर पर बैठे हुए हैं, पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनको भी वापस मैनिस्ट्री में लाने का काम पार्टी तरफ से किया जा रहा है, ताकि चुनाव में उन सभी के किस तरीके से मनाएगी अब है इन बागियों को पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी काफी बागी नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। मथुरा दत्त जोशी की नाराजगी हो, ये तमाम बागियों को आखिरकार पार्टी मनाएगी किस तरीके से, क्या कुछ रणनीति है? देखिए, इस समय पार्टी का जो प्रयास है, पार्टी का प्रयास यही है कि जो बड़े नेता हैं, जो इस समय चुनाव में बड़ी सिरदर्द यहाँ पर बन सकते हैं, बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर बन सकते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर मनाने का काम यहाँ पर किया जा सके।
अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में मसरत जोशी क्योंकि संगठन के अनुभवी नेता, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस निकाय चुनाव में जो भी पार्टी के सिंबल जारी किए गए उनके सक्सेस से यहाँ पर जारी हुआ है। ऐसे में अगर वो स्वयं नाराज यहाँ पर हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी को टिकट ना मिलने से इस समय नाराज यहाँ पर चल रहे हैं। चित्रागढ़ नगर निगम में मेयर के तालीम की तरफ से अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर की गई थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तब से अब तक वो यहाँ पर नाराज चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चिंता का विषय वो यही है कि बीजेपी के लिए भी ऐसे कई बड़े नेता यहाँ पर कह सकते हैं नगर निगम में, चाहे हरिद्वार की बात करें, रुड़की की बात करें या फिर दूसरे शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का विषय वो बने हुए हैं। इसलिए पार्टी उन सबको मनाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। सत्ताधारी दल ये कह सकते हैं कि पदों को लेकर उनसे बातचीत यहाँ पर करेगी कि जैसे ही दायित्वों को बांटने का काम यहाँ पर किया जा सकता है तो उन सभी की जिम्मेदारी देने का काम उन दायित्वों को पदों पर यहाँ पर किया जा सकता है। और पार्टी संगठन में उन्हें पदों पर वापस आने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। कुछ अहम जिम्मेदारियाँ उनको निकाय चुनाव के लिए भी दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि 2027 के लिए फिर से जो चुनावी रणनीतियाँ यहाँ पर बननी है, क्योंकि 27 में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में अब कह सकते हैं कि जब समय कम बचा हुआ तो वापस चुनाव की तैयारियों में सियासी दल जुटना चाहते हैं ताकि इस चुनाव को बड़े अंतर से जीतने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। तो सभी को बागियों को मनाने का सिलसिला जारी, और अब से कुछ घंटों के बाद ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कौन इस चुनाव मैदान में डटा है और कौन इस चुनाव मैदान से बाहर हो चुका है। क्योंकि पार्टियां तो चाहती है कि जो बागी कैंडिडेट हैं उनको मना लिया जाए और समय रहते हुए उनको अपना नाम वापस यहाँ पर रख सकें, लेकिन अभी तक के समीकरण यही कह रहे हैं कि जो चुनाव मैदान में बागी के रूप में उतरे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस को, वो इस समय पार्टी संगठन से खासे नाराज यहाँ पर दिख रहे हैं। मानने का जो इतने प्रयास अभी तक किए गए वो असफल वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में भाजपा ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, हट जाओ वरना हटा दिए जाएंगे। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बागियों को बीजेपी और कांग्रेस मनाने में कामयाब रह पाती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं देहरादून में नगर निगम चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के बाद नगर निगम द्वारा दी गई एनओसी को निरस्त करने से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल नामांकन के बाद बीजेपी से रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ कांग्रेसी प्रत्याशियों की एनओसी गलत तरीके से जारी करने और निरस्त करने की मांग को लेकर कल पहुंचे थे। उस समय नारेबाजी भी की गई। उन्होंने रिटर्निंग अफसर से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसी बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। शाम के समय भगत सिंह कॉलोनी से कांग्रेस प्रत्याशी इलियास अंसारी और उनके बेटे वसीम अंसारी का नामांकन निरस्त होने की सूचना सार्वजनिक हुई तो कांग्रेसी भड़क उठे। इस बीच भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक हो गई। मौके पर मुस्तैद पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ा और विधायकों को यहां से सुरक्षित ले जाया गया। यहां देर शाम तक हंगामा किया गया है। कांग्रेस का कहना था कि अगर प्रत्याशियों के दस्तावेज अधूरे थे या कोई अतिक्रमण का आरोप था तो नो ड्यूज जारी ही क्यों किया गया। उधर अफसर बोले नो ड्यूज कर भूमि अनुभाग से जारी किए गए हैं, उसी आधार पर निर्णय लिया गया। अब मामला कोर्ट गया है तो अफसरों को भी जवाब देना होगा। तो नामांकन रद्द होने पर बवाल है और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ है ये पूरा मामला, आखिर क्यों भाजपा और कांग्रेस के बीच इस तरीके से हाथापाई की स्थिति बन गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब नामांकन पत्रों की जांच यहाँ पर चल रही थी तो विपक्षी दल की तरफ से लगातार ये आरोप यहाँ पर लगाने का काम किया जा रहा था कि सत्ताधारी दल अपने अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं को बनाने में यहाँ पर जुटा है और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं निकाय चुनाव के जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो भी सत्ताधारी दल के दबाव में आकर यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जो जांच है उस पर अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। इसीलिए जैसे ही शाम तक ये कह सकते हैं कि नामांकन पत्रों में नामांकन निरस्त पत्रों की जांच यहाँ पर पूरी होती नजर आई तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो खासे भड़के हुए नजर आ रहे थे, आक्रोशित नजर आ रहे थे और उनकी तरफ से सत्ताधारी दल के विधायक निगमों में मौजूद थे। क्योंकि ये कह सकते हैं कि विधायकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वार्डों में जो चाहे आपके मेयर के पद के प्रत्याशी हों या सभासद पद के प्रत्याशी हों, उन सभी के नामांकन पत्रों की जांच यहाँ पर चल रही थी और विधायक के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी, उनके प्रस्ताव आकर आवेदक होने की बड़ी जिम्मेदारी थी, वो वहाँ पर मौजूद थे। और विपक्षी दलों ने जैसे ही अपने प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने की सूचना वहाँ पर मिली, उन्होंने सत्ताधारी दल के विधायकों का घेराव करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप यहाँ पर किया गया।
गया है, क्योंकि पहले ही आरक्षण को लेकर ये कह सकते हैं कि विपक्षी दल खासे नाराज यहाँ पर दिख रहे थे। सत्ताधारी दल पर अपने अनुरूप यानी अपने पार्टी प्रत्याशियों के अनुरूप आरक्षण लागू करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा था। और ऐसे में जब नामांकन पत्रों के निरस्त होने की सूचना विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता थे उनको यहाँ पर मिली, तो उन्होंने सत्ताधारी दल का घेराव करना शुरू कर दिया था। इस दौरान ये कह सकते हैं कि विधायकों के घेराव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए भी नजर आए थे। उनकी तीखी नोकझोंक यहाँ पर देखने को मिली थी और पुलिस ने भी बीच बचाव करते हुए जो विधायक थे, क्योंकि संवैधानिक पद के हैं और ऐसे में उनको सुरक्षित वहां से निकालना ही उचित समझा और उनके द्वारा उनको वहां से निगम से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम वहां पर कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से आक्रोश भड़का हुआ था, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे थे विपक्षी दलों के, उसमें ऐसे में सवाल बस ये क्योंकि तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और हाथापाई की नौबत तक आ गई। सवाल यही अब है कि रिटर्निंग ऑफिसर का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहा है, एनओसी क्यों निरस्त कर दी गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से साफ तौर पर इन सब चीज़ों को लेकर यही एक जवाब दिया जा रहा है कि नामांकन पत्रों की जांच में जब अधूरे दस्तावेज वहां पर आएंगे, अभिलेख जो है उनके जो पूरा सत्यापन वहां पर हो रहा, तो उसमें कई तरह की खामियां वहां पर देखने को मिल रही थी। और यही वजह रही कि जो कानूनन खामियां पूरी नहीं की जाएगी और जो पूरी नहीं की गई थी, चाहे आपका शपथ पत्र की मिस्टेक हो या फिर दूसरी जो विवरण जो भरा जाता हो उसमें आधी अधूरी जानकारी देना हो, उन सब चीज़ों के चलते ये नामांकन पत्र यहाँ पर निरस्त करने का काम किया गया। जबकि विपक्षी दल की तरफ से आरोप यही लगाने का काम किया जा रहा है कि जो सत्ताधारी दल है उसके दबाव में आकर निकाय चुनाव के जो अधिकारी हैं जिनको अभी बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया, जो रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, उनके द्वारा सत्ताधारी दल के दबाव में काम करने का काम किया जा रहा है। विपक्षी दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके आवेदनों को निरस्त करने का काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर आवेदन निरस्त हो रहे हैं उन क्षेत्रों में कह सकते हैं कि विशेष जो चुनावी जो समीकरण है वो विपक्षी दलों के पक्ष में होते हुए नजर आ रहे थे। इसीलिए सत्ताधारी दल उनसे सीधा मुकाबला नहीं करना चाहती थी और यही उनकी तरफ से एक हथियार के रूप में अपनाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जबकि रिटर्निंग ऑफिसर के जवाब अभिलेखों का अधूरा होना है और उसी अभिलेखों के अधूरेपन के चलते कह सकते हैं कि उन्होंने स्क्रूटनी में उस आवेदन को निरस्त करना उचित समझा और उनकी तरफ से आवेदन निरस्त करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन ये समझा जा सकता है कि जैसे जैसे निकाय चुनाव आगे बढ़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी लगातार यहाँ पर तेज हो रही है और सत्ताधारी दल के ऊपर कई आरोप लगने का काम यहाँ पर विपक्षी ऐसे में लगातार विपक्षी पार्टियां पूछ रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं प्रशासन से भी, साथ ही साथ सत्ताधारी पार्टी पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अब है कहा यह जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा अगर अतिक्रमण का आरोप था तो नो ड्यूज जारी क्यों किया गया, इस परिस्थिति में क्या कुछ जवाब मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, अधिकारियों की तरफ से सिर्फ एक ही लाइन के जवाब यहाँ पर दिए जाते हैं कि अभिलेख आधे अधूरे हैं, वो पूर्ण तरीके से भरे नहीं गए हैं, उसमें आधी अधूरी जानकारियां हैं जो सही नहीं है, जबकि पूरी जानकारी मांगने का काम यहाँ पर किया गया था और स्क्रूटनी में यही सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। और जब अभिलेख अधूरे हैं तो फिर ऐसे में जो प्रत्यावेदन उनकी तरफ से किया गया उसको निरस्त करना उचित होता है। जबकि विपक्षी दलों की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर सत्ताधारी दल की तरफ से प्रत्यारोप करने का काम जरूर यहाँ पर किया जा रहा है। सत्ताधारी दल के जो नेता है वो इन सब चीज़ों को लेकर विपक्षी दलों पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रहे, जनता को गुमराह करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि चुनाव में जब उनके प्रत्याशियों की आधी अधूरी जानकारी है, उनके निरस्त होना, उनके जो दस्तावेज थे वो निरस्त होना यहाँ पर लाजमी था, लेकिन फिर भी राजनीति के चलते विपक्षी दल झूठे आरोप लगाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चरम पर है ही। निकाय में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनकी तरफ से लगातार नामांकन पत्रों की जांच यहाँ पर की जा रही थी, उनकी तरफ से भी लगातार सख्ती बरतने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इस बार ये समझा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो निकाय चुनाव के जो नियम है वो काफी सख्त यहाँ पर बनाए गए, यानी चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, उन सभी के लिए नियम एक जैसे यहाँ पर है और उसी के अनुरूप पूरी कार्रवाई निकाय चुनाव को लेकर उनकी तरफ से निर्वाचन आयोग इस बार बेहद सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में एनओसी का ये पर्चा निरस्त होता है तो बवाल भी शुरू होने लगता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मामले को शांत कराने की कोशिश प्रशासन की तरफ से किया गया। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारी उठे। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बीजेपी ने कई युवा चेहरों पर दांव लगाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कहने पर भाजपा ने कई युवाओं को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी भी बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई युवाओं पर भरोसा किया है। राजधानी देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे सौरभ थपलियाल हो या हल्द्वानी में मेयर का चुनाव लड़ रहे पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट हो,
उत्तरकाशी से नगर पालिका अध्यक्ष किशोर भट्ट, बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर लड़ रहे सुरेश खेतवाल सभी युवा चेहरों के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है और इनको उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे पुष्कर सिंह धामी का भरोसा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर कहा है कि युवाओं पर जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनहित के कार्यों में लगे हुए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है, वही लगातार अनुभवी और युवा दावेदारों के बीच नोकझोंक चल रही थी, एक दूसरे को बेहतर बताया जा रहा था। वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई युवा चेहरों पर दांव लगाया है। हमारी पार्टी चूंकि एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की, जनता की, सबकी एक जो राय शुमारी बनती है देश काल परिस्थिति के अनुरूप, जो भी जहाँ पर उपयुक्त होता है उसको, चूंकि एक बड़ी लाइन चुनाव में खड़े होने वालों की थी और सभी योग्य भी थे, लेकिन चूंकि एक ही के पक्ष में फैसला हो सकता था, एक ही को कैंडिडेट बनाया जा सकता था, तो जहाँ से भी अच्छा आया है उनको कैंडिडेट बनाया गया है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। नए साल पर ठिठुर रहा है उत्तराखंड, बर्फबारी से हाथ कांपने वाली ठंड है। ओली में बर्फबारी से सफेद चादर बिछी है। दून में कोहरे से हुई सुबह की शुरुआत। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना रहेगा। सर्द हवाएं चलने से परेशानी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 5 और 6 जनवरी को बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। तापमान में गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। तो शीतलहर ठंड की जद में है पूरा प्रदेश, और ऐसे में लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। तो बर्फबारी से हाथ कपाने वाली ठंड, और ऐसे में ओली में बर्फबारी से सफेद चादर बिछी है। दून में कोहरे से सुबह की शुरुआत हो रही है। ठंड का कहर लगातार जारी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना रहेगा। सर्द हवाएं चलने से परेशानी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, कैसा मौसम है अभी हरिद्वार में? देखिए श्रुति, जिस तरह से सर्द मौसम बिल्कुल लगातार बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे मौसम की, तो जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि जो 31 तारीख है उससे 40 दिन का एक टीला यहाँ पर जो लग गया है। जिस तरह से पूरा सूरज यहाँ पर अभी तक कल से नहीं निकला है, और लगातार ऐसे ही मौसम आगे भी रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सूरज ज़्यादा कदा ही यहाँ पर चलने को देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे तापमान की, तापमान अधिकतम यहाँ पर 15 डिग्री देखा गया, और वहीं अगर न्यूनतम की बात करें तो 7 डिग्री तक यहाँ पर रहा है। तो कह सकते हैं कि सर्द हवाएं यहाँ पर भी हैं और लगातार ऐसा ही मौसम रहने वाला है। और साथ साथ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि यह लगातार अभी बना रहेगा इसी तरह से, और सर्द यहाँ पर और सर्दी अभी आम लोगों को यहाँ पर और सताएगी, कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर लगातार उसका असर सर्द मौसम का यहाँ पर देखा जा सकता है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं, और वहीं घरों में कैद होने को भी यहाँ पर मजबूर हैं, क्योंकि सड़कों पर बिल्कुल कह सकते हैं कि ज़्यादा कदा ही लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं बाजारों की रौनक एकदम से यहाँ पर गायब होती दिखाई दे रही है। जी, यानी का ठंड का कहर लगातार जारी है, और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। क्या कुछ मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है भविष्य में कैसा मौसम रहने वाला है प्रदेश में? देखिए, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो बिल्कुल अभी ठंड लगातार बनी रहेगी। और क्योंकि जिस तरह से मौसम ने समय से पहले यहाँ पर जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा था, उससे पहले बर्फबारी हुई है, और काफ़ी अच्छी बर्फबारी पहाड़ों पर देखने को मिली है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को लगातार मिल रहा है, क्योंकि सर्द हवाएं यहाँ पर लगातार हो रही हैं। और ठंड का प्रकोप, जिस तरह से टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर नीचे जाता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मौसम विभाग लगातार कहना यही है कि अभी ये और सताएगा, तो टेम्परेचर और कम होने की यहाँ पर संभावना है।
लगातार बनी हुई हैं। और अगर जिला प्रशासन की बात करेंगे तो जिला प्रशासन हालांकि अलाव की व्यवस्था यहाँ पर लगातार कर रहा है। और जिस तरह से जो गरीब तबके के लोग हैं, सड़कों पर रहने वाले को मजबूर रहते हैं, उनके लिए पैसों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हालांकि सबसे लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी तरफ से भी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन करने को लोग सभी मजबूर हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि बाजारों की रौनक बिल्कुल यहाँ पर गायब है। ऐसे में विकास हरिद्वार में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर प्रशासन किस तरीके से तैनात है, अलाव की किस तरीके से व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों में कैसी सुविधा, कितने रैन बसेरे बनाए गए हैं? देखिए, अगर रैन बसेरों की संख्या की बात करें, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों का जो काफी रहता है आना जाना, या फिर लगातार कोई ना कोई स्नान लगातार बने रहते हैं। अभी सोमवती अमावस्या का स्नान गया है, तो देखते हुए रैन बसेरे यहाँ पर काफी बनाए गए हैं, जो पक्के भी हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ टेंटों की व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। जिस तरह से हाईवे के नीचे जो ये स्थान होता है, वहाँ पर भी टेंटों की व्यवस्था की गई है, ताकि जो निराश्रित लोग हैं उनको भी उस टेंटों का सहारा वो ले सकें। और अलाव की व्यवस्था लगातार जो चौराहे हैं, जो रैन बसेरे हैं, वहाँ पर की जा रही है। तो कह सकते हैं जिला प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन अभी और प्रयास यहाँ पर होने आवश्यक हैं, क्योंकि जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है। और अगर कोई स्नान वगैरह यहाँ पर होता है बीच, तो उसके लिए जिला प्रशासन को अतिरिक्त यहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे में विकास हरिद्वार का मौसम और साथ ही साथ पूरा प्रदेश का मौसम बेहद ठंडा है, और प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने भी तमाम चेतावनी जारी की है। बुजुर्गों और महिलाओं से भी सलाह दी गई है ताकि वो सावधानी बरतें। बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी। वही बीजेपी ने देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने इस बार मातृशक्ति पर अधिक भरोसा जताया है। महिलाओं के लिए आरक्षित 34 सीटों के साथ साथ 10 सामान्य सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इसके अलावा कुछ वार्ड में युवा और नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि भाजपा मातृशक्ति पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में भी कि नहीं बनी तो दोबारा। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और वही संकल्प पूरा करने के लिए उत्तराखंड के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको मान और सम्मान और बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के इतिहास रचने का काम किया, उसी प्रकार से राज्य में भी उत्तराखंड के, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है, तो यहाँ पर भी संगठन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सीटें आरक्षित थी उनके अलावा जो अतिरिक्त टिकट देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इससे हमारी महिलाएं और आगे बढ़ने का काम करेंगी, इस उत्तराखंड को चौमुखी और विकास देने का काम करेंगी, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी मात्र शक्ति है जो घर को भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा जताया है, और महिलाएं दोनों तरफ से अपना काम करके लोगों के बीच में अपनी प्रतिभा का लोहा बना करके इतिहास रचने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमें गर्व होता है कि हमारी मातृशक्ति ने जिस प्रकार से इस उत्तराखंड को लेने का काम किया था, तो अब हमें लग रहा है कि हमारा सपना वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।